नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान और राजस्थान की राजनीति और उस राजनीति में इस ठंडे माहौल में गर्मी। दरअसल पिछले कुछ समय में जिस तरीके से कांग्रेस में जो एक तरीके से भूचाल आया हुआ है, आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर चल रहा है, एक दूसरे पर कटाक्ष, वार, हमले, जुबानी हमले, और इसी पूरी कहानी के बीच जब बात अक्सर नजर आती है दो खेमों के बीच, अशोक गहलोत खेमा, सचिन पायलट समर्थक खेमा। अभी तक सचिन पायलट भी चुप थे, लेकिन पिछले दिनों उनके मुखारबिंद से जो बातें निकली उसके बाद भी हंगामा मच गया। कहानी यह कि अभी तक दो खेमों के बीच तकरार थी, लेकिन अब एक नई पिक्चर ये कि एक ही खेमे के कुछ किरदारों के बीच तकरार का माहौल। आप समझ गए होंगे पूरी बात कि राजस्थान में किस तरीके से आखिरकार दो मंत्रियों के बीच जो आपसी तकरार है वो लगातार सुर्खियां बटोर रही है। अब यूं तो राजनीति में कई आरोप प्रत्यारोप, कई चीजें होती हैं और अक्सर कहा भी जाता है कि पर्दे पर ये तकरारें नजर आती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे पूरी तरह भाईचारा होता है। उम्मीद तो हम भी यही करते हैं कि भाईचारा बना रहे, लेकिन पर्दे पर जो चीज नजर आती है उसे जनता अवॉइड नहीं कर सकती, भुला नहीं सकती। वो इस चीज पर गौर करती है कि आखिर जिन हमारे कीमती वोटों से जिन लोगों को हमने सरकार का नुमाइंदा बनाया, हमारे देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी, आखिर वो लड़ क्यों रहे हैं। वाकई मुद्दा यही है कि वो लड़ क्यों रहे हैं, और इसी का जवाब जानेंगे राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि योगेंद्र जी आखिर राजस्थान के ये नेता लड़ क्यों रहे हैं। देखिए प्रदीप जी, जब कोई खेल शुरू होता है, क्रिकेट शुरू होता है, तो एक वार्म अप पोजीशन होती है। खिलाड़ी तैयारी करते हैं और उसके लिए वो वार्म अप होना शुरू हो जाते हैं। हमने पहले ही बात की और मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूं कि राजस्थान में कांग्रेस का अगला एपिसोड होने की जल्द तैयारी है और उस तैयारी के लिए इस वक्त वार्म अप चल रहा है। अच्छा। सबसे पहले बात आप करेंगे कि सचिन पायलट ने बयान दिया। देखिए, सचिन पायलट एक खामोश शख्सियत हैं जब से मानेसर का कांड हुआ 2020 में, और थोड़ा सा मुखर वो तब हुए जब उनका पिछले दिनों मुख्यमंत्री पद के लिए ताजपोशी का मामला चला और अपनी जल्दबाजी से वो गंवा बैठे। उसके बाद वो फिर खामोश हुए, लेकिन खड़गे राष्ट्र अध्यक्ष बने। उसके बाद उन्होंने जाकर बुके दिए, फिर गुजरात में उनके जाने की तैयारी चली और उसके बाद उन्होंने बयान दिया। अब सारे सिलसिले का समझ जाइए कि सचिन पायलट ने अगर अपनी खामोशी तोड़ी है तो इसका मतलब है कि अगले खेल की तैयारी है, और सचिन पायलट ने भी बैट हाथ में पकड़कर शॉट मारने के लिए एक हल्का सा शॉट मारा है। दूसरा, जहां तक आप बात करेंगे, बॉल को टच किया है केवल, अभी बॉल को टच किया है उन्होंने। ठीक है। अब उनके जो सिपह सालार हैं, अब वो फील्डिंग जमाएंगे, और आपने देखा होगा कि जब कोई बॉल आती है तो दर्शक भी शोर मचाते हैं, खिलाड़ी भी शोर मचाते हैं ताकि ध्यान भटके, और जी, तो वो भी शुरुआत हो चुकी है। अब आप जो बात करते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो बयान दिया, प्रसादी लाल मीणा ने जो पुलिस वालों को लेकर बयान दिया, जो महेश जोशी है उन्होंने जो रिएक्ट किया, तो देखिए अंदर अंदर जो अगला खेल होगा उसके खदबदाहट बड़े पुरजोर तरीके से चल रही है। और वो खदबदाहट है क्या? पहली खदबदाहट तो ये है कि अब इलेक्शन में करीब करीब 1 वर्ष का समय बचा है, उससे भी कम समय बचा है। आचार संहिता लग जाएगी तो 1 साल का भी कम समय रहेगा। परफॉर्मेंस आप कर नहीं सकते, भले पद पर बैठे रहे। अब ये डर सताने लगा है हर विधायक को, हर नेता को, हर मंत्री को, कि अब तक तो अशोक गहलोत उनकी परफॉर्मेंस का आकलन करते थे, और अशोक गहलोत की परफॉर्मेंस का आकलन ये नहीं था कि आपने कितना अच्छा मंत्रालय में काम किया,
उनकी परफॉर्मेंस का आकलन ये था कि आप कितनी अच्छी तरीके से मेरे पाले में आप हैं और आपसे क्या मुझे कोई खतरा है, अगर नहीं है तो आपकी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस थी। और जिसने वो परफॉर्मेंस दिखाई स्वामी भक्ति की, वो बना रहा। लेकिन वो वहां तक 4 साल तक सत्ता की मलाई तो आप चाट सकते हैं, लेकिन चुनाव में जाने के बाद अगले 5 वर्ष अगर आपको मलाई चाटनी है तो फिर आपको अपनी परफॉर्मेंस जनता में बतानी होगी। और यही ये जितने मंत्री हैं वो मात खा रहे हैं। जनता में जाएंगे, जनता सवाल पूछेगी, आपको जवाब देने होंगे, आपको जवाबदेही आपकी तय की जाएगी, विपक्षी दल मुद्दे उठाएंगे और तब देने के लिए आपके पास में कुछ होगा नहीं। उससे बचने के लिए अब हर मंत्री गलियां तलाश कर रहा है। जहां तक सवाल प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया सीधा आईएएस के ऊपर या एसीआर भरने को लेकर, तो वो आज की कहानी तो है नहीं, वो तो 4 साल से चल रहा है। प्रश्न ये उठता है कि सारा विद्रोह अब क्यों पड़ रहा है। अशोक चांद्रा ने भी यही कहा था पिछले दिनों, और अब अगर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है तो इसका मतलब है कि ब्लैकमेल वाला तो कोई केस वहां होगा नहीं, कि भाई वो दबाव डालकर अशोक गहलोत से कुछ लेना चाहते होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक अच्छा मंत्रालय उनको मिला हुआ है और वो सबसे मुखर मंत्रियों में से गिने जाते हैं, अशोक गहलोत के सबसे सिपा सालों में। लेकिन यहां अगर वो मुखर हुए हैं और उन्होंने एसीआर भरने वाले सीधे चीफ मिनिस्टर के ऊपर ही एक तरह से सवाल खड़ा कर दिया, तो इसका इशारा आपको समझना होगा। एक इशारा तो ये है कि प्रताप सिंह खाचरियावास शुरुआती दौर में सचिन पायलट के खेमे के विधायक थे। और मैं आपको एक बयान याद दिलाता हूं, जो जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे अशोक गहलोत, उसके पहले उन्होंने दिया था, जब बात चल रही थी कि अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे तो कौन मंत्री बनेगा, प्रताप सिंह खाचरियावास पे भी सवाल उठाया जा रहा था कि शायद वो जितने पायलट के करीब हैं तो इनको मंत्रालय नहीं मिलेगा। तब इन्होंने कहा था कि गहलोत कौन होते हैं मंत्री बनाने वाले, मंत्री पद तो वो बनाएगा जो दिल्ली से बनेगा, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ये लोग बनाएंगे। तो जो इतने मुखर रहे हो, उसके बाद जिस तरीके से उनका पलड़ा बदला, उसके पीछे की बहुत सारी कहानियां वो आप भी जानते हैं, पहले डिस्कस हो चुका है हमारा वो। और उसके बाद अब जो पलड़ा बदल रहा है, तो उसका एक कारण तो है कि अपनी जो खराब होती परफॉर्मेंस है उसको ढकना, क्योंकि जो उन्होंने गेहूं के लैप्स होने की बात कही है, अगर वो बात ये खुद नहीं कहते तो अगले कुछ दिनों के अंदर उसको विपक्षी दल के नेता पुरजोर तरीके से उठाते और तब सीधा आरोप किसके ऊपर लगता, खाचरियावास के ऊपर। तो खाचरियावास ने एक शेल्टर वहां पर ले लिया और लेने के बाद उन्होंने सीधा फायर किया जोशी के ऊपर, महेश जोशी के ऊपर। महेश जोशी इनके सबसे खासम खास सिपाही सालार हैं अशोक गहलोत के, तो उन पे अटैक करने का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली कहीं न कहीं इसका करेक्शन हम सचिन पायलट की जो ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है उससे भी जोड़ा जा सकता है, कि नेताओं को अब ये लगने लगा है कहीं न कहीं, क्योंकि ये तो तय है कि अशोक गहलोत गुजरात चुनाव तक तो सुरक्षित है, लेकिन वो जो विश्वास उनका था वो खत्म हो गया ऊपर। तो अशोक गहलोत अगली बार कितने पावर में रहेंगे, कहीं सचिन पायलट को संगठन ना दे दिया जाए, कहीं सचिन पायलट को भी ऊपर लाने की कोशिश ना की जाए। तो अब ये सब उफाफों में फंसे हुए नेता इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी बैलेंस का नतीजा है कि कोई अशोक गहलोत, कभी सोच सकते हैं आप कि कोई मिनिस्टर, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसा मिनिस्टर जो दबाकर बयान देता है अशोक गहलोत के पक्ष में, क्या वो अशोक गहलोत के ऊपर सवाल उठा सकते हैं? तो आपको धाराओं का बहने की दिशा को समझ जाना चाहिए कि सचिन पायलट का ग्राफ ऊपर उठ रहा है। जिसको भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल सचिन पायलट ऊपर आए और सीधा गाज मेरे ऊपर गिरे, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं न कहीं इसका नतीजा ये भी है कि अशोक गहलोत की जो जमीन है वो दरक रही है नीचे नीचे, क्योंकि जो नेता होता है, स्पेशल जो कैबिनेट में बैठा होता है, वो बहुत पहले वो जो जमीन दरकती है उसके दरारों को पहचान लेते हैं और फिर वो उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं जहां उनको लगता है कि जमीन साफ सुरक्षित हो। तो ये कहानी इसके पीछे, क्योंकि इनको सबको, अब जब प्रसाद लाल मीणा अगर पुलिस वालों को लेके कह रहे हैं, उसका भी यही गणित है। तो इनको अब जनता में जाना पड़ेगा, और जो सारा समीकरण यहां बन रहा है वो ये है कि ये कितने भी दावे कर लें, पर कांग्रेस की हालत बहुत पतली है। कानून व्यवस्था से लेकर के भ्रष्टाचार और जितना कुछ यहाँ पे फैला हुआ है, और जिस तरीके से प्रशासनिक अमला हावी है, उससे अशोक गहलोत सरकार की हालत खराब है। ऐसे में ये दिवा स्वप्न शायद मंत्री भी अब देखने को तैयार नहीं है कि हम बहुत आसानी से सरकार में वापस आ जाएंगे या हम वापस से एमएलए बन जाएंगे। यानी आपका कहने का मतलब कि यहाँ जो कुछ मंत्रियों के जो बयानों
कि जो सुर बदले हैं वो इस वजह से कि उन्होंने शायद सचिन पायलट का ग्राफ ऊपर उठता हुआ देख लिया, इसीलिए खुद को बचाने के लिए उनकी नजरें उधर हो चुकी हैं। बिल्कुल, दोनों कारण है। एक तरफ वो खुद को शेल्टर दे रहे हैं, जब बाद में वहाँ जाएंगे और लोगों से कहेंगे तो पब्लिक के बीच में जाएंगे तो ये बयान वो उछाल सकते हैं कि देखो हमने इतना, हम काम बहुत सारे करते लेकिन हमको इन आईएएस ऑफिसर्स ने करने नहीं दिया, और आईएएस जो ऑफिसर्स हैं उनका चुनाव, उनका सिलेक्शन हमारे डिपार्टमेंट में, और उनके एसीआर भरने का सारा काम सीएम करते थे, तो हमारी बात तो सुनते नहीं थे। तो एक तरह से अपना एक शेल्टर तलाश कर रहे हैं। दूसरी बात, जो कार्यकर्ता होते हैं वो कार्यकर्ताओं के बहुत सारे काम हुए नहीं है, तो वो जो कार्यकर्ता, जब देखिए कार्यकर्ता क्या है, चुनाव में जी जान से लगता है, वो दरिया भी उठाता है, आपके पर्चे भी बांटता है, आपके नारे भी लगाता है, आपके गाड़ियों में भी चलता है, आपके बैनर भी टांगता है, और उसके बदले में उसकी अपेक्षा होती है कि आने वाले समय मेरे काम होंगे। लेकिन ये किसी भी मंत्री के लिए, किसी भी राजनेता के लिए संभव नहीं है कि 100% वो काम कार्यकर्ताओं के कर दे। ऐसे में जो कार्यकर्ताओं का असंतुष्ट है, जो असंतोष है, वो उभर कर अगले चुनाव में आता है, और उस अगले चुनाव में जिन कार्यकर्ताओं का संतोष उभरेगा उसको भी ठंडा करने के लिए इस तरह के छींटे दिए जाते हैं कि बताया जाए कि मैंने क्यों नहीं किया। पर यहाँ ये भी प्रश्न उठता है कि अगर आप इतने लाचार हैं, इतने अपाहिज हैं, आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है और आपको लगता है कि मैं काम नहीं कर सकता, तो फिर इन मंत्रियों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि फिर वो कौन सी गुड़ की बेली है जिसमें मधुमक्खी की तरफ चिपके रहते हैं, ये जानते बूझते भी कि गुड़ को आप नहीं खा सकते। तो यानी कुल मिलाकर ये लड़ाई नहीं, ये सियासी लड़ाई है। और यहाँ पर जो एपिसोड पिछले 2-3 दिनों में राजस्थान में जो देखने को मिल रहा है मंत्रियों के बीच, इसकी कहानी बिल्कुल कुछ अलग है जो नजर आ रही है। पर्दे के पीछे उसका कलर, उसका रंग कुछ अलग है। और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब जब चुनाव करीब होते हैं और जब सियासी झगड़े होते हैं, नेताओं के बीच तकरार होती है, एक दूसरे को कुर्सी छीनने की या कुर्सी बचाने की जो कवायद होती है, और वहां पर जो सिपह सालारों के जो नजरें घूमती हैं, वो वाकई काफी अहम हो जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति को सुरक्षित और महफूज जगह जरूरी होती है। वो चाहता है कि उसे बिल्कुल महफूज जगह मिले जहां पर उसका कुछ भी ना बिगड़े। और जो पब्लिक जो सवाल करती है अपने नेताओं से, अपने विधायकों से, अपने मंत्रियों से, उनके लिए भी ये चीज पहले से हो कि हाँ, हम इस मुद्दे को पहले ही पब्लिक डोमेन में उठा चुके हैं, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। और जैसा कि योगेंद्र गुप्ता जी का यहाँ पर कहना कि तमाम जो आरोप इस समय इन मंत्रियों ने भी सीधे सीधे सीएम के माथे टिका दिए, यानी जो कुछ हुआ वो आप झेलिए। यही सियासत है इस वक्त की राजस्थान की। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।